बेकसूरों को जेल में डाला जाएगा और दंगाई प्रवचन देंगे, जवाब तो मांगा जाएगा। जब इकोनॉमी धराशायी हो, कूटनीति में भारत पूरी तरह से घिर गया हो, मगर मुख्यधारा की मीडिया में पूरी तरह से सन्नाटा हो, तो जवाब तो मांगा जाएगा ना। नमस्कार, टैलेंटेड इंडिया पर आप देख रहे हैं जवाब मांगा जाएगा। कार्यक्रम शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे अपील कि उस बेल आइकन को तुरंत दबा दें ताकि जैसे ही मैं टैलेंटेड इंडिया पर जवाब मांगा जाए लेकर आऊं, सीधे आपके मोबाइल फोन्स तक पहुंच जाए। और आज का विषय कि क्या भारतीय जनता पार्टी मानती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवानों के भी नेता हैं? ये मेरे शब्द नहीं हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के शब्द हैं। अब उनका मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ नरों के देव हैं बल्कि भगवान के भी नेता हैं। हालांकि इसमें वो सहारा लेते हैं कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के एक ट्वीट की। मगर उससे पहले आप सुनिए क्या कह रहे हैं जेपी नड्डा और उसके बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिख रहे हैं, क्या है आपकी राजनीति? किस तरीके की आप राजनीति कर रहे हैं? आपका तो भगवान भी अब साथ नहीं दे रहा है। नरेंद्र मोदी इज सुरेंद्र मोदी। वो नरों के ही नेता नहीं, अब सुरों के भी नेता है। यह बात आपके जुबान से निकलती है, इस बात को समझना चाहिए, आपके ट्विटर से निकलती है। इसलिए भगवान भी शुभ सोच रहा है, इस बात को समझना चाहिए। यू शुड अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ गॉड। मोदी जी नरों के ही नेता नहीं, नरों के ही राजा नहीं, सुरों के, देवताओं के भी राजा। इस तरीके की भाषा बनती है, यह हमको समझना चाहिए। तो सुना आपने, यहां सहारा जरूर लिया जा रहा है राहुल गांधी के एक ट्वीट का। अब मैं आपको बताता हूं राहुल गांधी का वो ट्वीट क्या था। आपके स्क्रीन पर राहुल गांधी का ये ट्वीट, जिसमें वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी इज सुरेंद्र मोदी। यहां पर बहुत ही चतुराई से राहुल गांधी ने सुरेंद्र मोदी का एक आर कम कर दिया। वो कहना कुछ और चाह रहे थे और उसके बाद क्या होता है, जैसे ही राहुल गांधी ये ट्वीट करते हैं, पूरे भारतीय जनता पार्टी के पिछलग्गू गोदी मीडिया के कई पत्रकार कहते हैं कि सुरेंदर नहीं होता, सरेंडर होता है। यानी कि बकौल इस तरह के पत्रकारों के राहुल गांधी ने लिखा कि नरेंद्र मोदी इज सरेंडर मोदी, यानी कि आत्मसमर्पण मोदी। और जिक्र राहुल गांधी यहां पर चाइना का कर रहे थे। यानी कि राहुल गांधी जो बात कहना भी नहीं चाह रहे होंगे या जो चीज उन्होंने चतुराई से छोड़ दी होगी, उस पर मुहर लगा दी गोदी मीडिया के इन पत्रकारों ने। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने सुना कि क्या कहा जेपी नड्डा साहब ने? जेपी नड्डा साहब उन्हें भगवानों के भी नेता मान रहे हैं। मैं नहीं भूल सकता हूं दोस्तों किस तरह से इंदिरा गांधी के एक चाटुकार ने कहा था, इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा, यानी कि इंदिरा भारत है और भारत इंदिरा है। उसकी खासी आलोचना हुई और आज तक होती है कि किस तरह की चाटुकारिता प्रचलित थी कांग्रेस में। अब भी ये मना कोई नहीं कर सकता, मुद्दा वो नहीं है। मगर यहां पर आप एक कदम और आगे जाते हैं। दरअसल इसकी शुरुआत 2014 से हुई थी। आप जानते हैं जब इस शख्स गिरिराज सिंह ने कहा था कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करते हैं वो पाकिस्तान चले जाएं, और उसके बाद यही शुरू हो गया। जैसे ही आप भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करते थे, आपको देशद्रोही करार दिया जाता था और वो पूरा एक तरह से नैरेटिव चलता गया। मगर यहां बेशक ये राहुल गांधी का सहारा ले रहे हों, मगर जेपी नड्डा साहब ने सारी हदें पार कर दी। अब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रुतबे को भगवान से भी ऊपर मांग रहे हैं। यानी कि भगवान का ये इशारा है, भगवान की ये मर्जी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवानों के भी देवता हैं। दिक्कत क्या है? ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है दोस्तों कि जब आप सत्ता से सवाल करना भूल जाएं, जब आप सत्ता से सवाल करना से डरें, कतराएं, तब आपके नेता जो हैं और भी ज्यादा दबंग होकर, और भी ज्यादा हिम्मत में आकर इस तरह की बातें करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रद्धेय हैं, उनकी इज्जत की जानी चाहिए। वो मेरे बुजुर्ग हैं, वो मेरे प्रधानमंत्री हैं और उस नाते मैं उनकी इज्जत करता हूं। मगर क्या मैं उनका दर्जा अपने आराध्य देव शिव से भी ऊपर मानूंगा या बुद्ध से भी ऊपर मानूंगा? क्योंकि ये दो मेरे आराध्य देव हैं। मेरी बुद्ध की में विश्वास है और शिव की शरण में जाकर मुझे शांति मिलती है। क्या मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रुतबा इनसे भी ऊंचा मानूं?
आखिर क्या कहने की कोशिश कर रहे थे जेपी नड्डा साहब? दिक्कत, जैसे मैंने कहा, सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि आज की तारीख में चाहे मीडिया हो या आम जनमानस, वो अपनी सरकार से सवाल करना भूल गया है। और जब आप सवाल नहीं करते हैं तो इसी तरह की चीजें होती हैं। आपको याद होगा, यह खबर याद है आपको? इस खबर के मुताबिक किस तरह से राहुल गांधी और उमर अब्दुल्ला का बयान पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र में किया था भारत को निशाना बनाने के लिए। और उसके बाद जैसी ये खबर सामने उभर कर आई थी, तमाम न्यूज चैनल्स राहुल गांधी पर चढ़ गए थे कि देखो ये पाकिस्तान का पिछलग्गू है, उमर अब्दुल्ला को उन्होंने टारगेट करना शुरू कर दिया था। ठीक है, अब मैं आपको प्रधानमंत्री का वो बयान दिखाना चाहता हूं जिसका खुलकर इस्तेमाल चाइना कर रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि ना चाइना ने हमारी जमीन पर कब्जा किया है, ना उन्होंने प्रवेश ही किया था। सुनिए वो बयान जिसका अब इस्तेमाल किया जा रहा है, और आप इस बयान में देख सकते हैं बाकायदा चाइनीज में उसका अनुवाद किया गया है। देखिए। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। लद्दाख में हमारे 20 जाबाज शहीद हुए।加勒万河谷的严重事态是非曲直是清楚的，责任完全在印方。न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है। अब बताइए, क्या किसी की यह हिम्मत है कहने की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तेमाल अब चाइना कर रहा है? जिस तरह के तमगों का इस्तेमाल तुमने उमर अब्दुल्ला के लिए किया था या राहुल गांधी के लिए किया था, कि अब तुम में हिम्मत है उस तरह की भाषा का इस्तेमाल आप देश के प्रधानमंत्री के लिए करें? मैं आपको एक बात बता दूं, ना राहुल गांधी या उमर अब्दुल्ला ने पाकिस्तान के पक्ष में बयान दिया था, और ना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चाइना के पक्ष में बयान दिया था। ये दोनों अपने देश की जनता को संबोधित कर रहे थे। अगर चाइना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान का इस्तेमाल कर रहा है अपने फायदे के लिए, और पाकिस्तान राहुल गांधी के बयान का इस्तेमाल कर रहा है अपने फायदे के लिए, तो इसमें दोष ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, ना राहुल गांधी का है। हम कहीं ना कहीं चाइना और पाकिस्तान के ट्रैप में फंस जाते हैं। वही तो चाहते हैं कि हम आपस में लड़ते रहें। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जब राहुल गांधी पर हमला करती है कि पाकिस्तान तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है, तुम कहीं ना कहीं पाकिस्तान के ट्रैप में फंस गए हो। और आज की तारीख में जो लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना कर रहे हैं कि भाई चाइना आपके बयान का इस्तेमाल कर रहा है, वो भी चाइना के ट्रैप में फंस गए हैं। मगर हां, बहुत जरूरी है कि पारदर्शिता बरती जाए। अगर आज की तारीख में राहुल गांधी या मेरे जैसे पत्रकार या फिर अन्य पत्रकार या अन्य विपक्षी दल जो हैं वो इस सरकार से सवाल करते हैं, तो वो गुनाह नहीं है। मैं आपको 2013 में लेकर चलना चाहूंगा। आपके स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, ये 2013 का बयान है। उस वक्त भी चीन ने घुसपैठ की थी। 30 अप्रैल 2013 को बीजेपी की पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक होती है, और उसमें वो क्या सवाल करते हैं आपकी स्क्रीन पर। It had asked the government to come out clear on the kind of equipment and weapons being used by the Indian forces to face the Chinese threat. इतनी बड़ी बात बीजेपी ने कह दी कि सरकार हमें बताए कि आप किस तरह के हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप किस तरह के इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप कल्पना भी कर सकते हैं अगर इस तरह की बात चाइना करे या अगर इस तरह की बात डिफेंस एक्सपर्ट्स करें तो उनकी क्या हालत कर दी जाएगी। उनको आप देशद्रोही बता देंगे। और बात यहां नहीं रुकती, इस खबर को आगे देखिए। चाइना की घुसपैठ, भारतीय जनता पार्टी सांसद राष्ट्रपति से मिलने वाले हैं। यानी कि जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तो इन्होंने वो सब कुछ किया जिसके लिए आज वो विपक्ष को या पत्रकारों को देशद्रोही मानते हैं। हालात इतने बद से बदतर हो गए हैं कि चलिए पत्रकारों को भी तुम देशद्रोही बताते हो, विपक्ष को भी तुम देशद्रोही बताते हो, अब ये हमारे डेकोरेटेड आर्मी ऑफिसर्स को भी नहीं बख्श रहे। इन चेहरों को देखिए। डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल अजय शुक्ला, लेफ्टिनेंट जनरल एच.एस. पनाग, जनरल हुडा, उरी सर्जिकल स्ट्राइक के हीरो। आज की तारीख में अगर ये सरकार से सवाल कर रहे हैं चाइना पॉलिसी के ऊपर, तो इन्हें देशद्रोही तक करार दिया जा रहा है, इन्हें गालियां दी जा रही हैं। हम आखिर किस तरह का देश बनते जा रहे हैं? हम ये करने का क्या प्रयास कर रहे हैं?
सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी की सियासत के लिए हम कितनी लक्ष्मण रेखाओं को पार करेंगे? अब मैं आपको एक चीज दिखाने वाला हूं दोस्तों, जो कल्पना से भी विचित्र है। यह रिपब्लिक चैनल आपको याद है, जिसका संपादक अर्नब गोस्वामी है, और यही नहीं, इनके जो संस्थापकों में से एक राजीव चंद्रशेखर हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। इनके यहां यह शख्स काम करता है जिसका नाम है मेजर गौरव आर्य। इस शख्स ने हमारे वरिष्ठ सैन्य अफसरों को गाली दी कल ट्विटर पर। मैं आपको बताता हूं पूरा घटनाक्रम क्या हुआ सिलसिलेवार तरीके से आपकी स्क्रीन पर। ब्रिगेडियर थापर, जो 30 साल तक सेना में रहे थे, वो अपनी तरफ से ट्वीट करते हैं। वो क्या कहते हैं आपकी स्क्रीन पर है। आजकल रिपब्लिक टीवी पर अजय शुक्ला को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। 16 मिनट में अर्नब गोस्वामी ने अजय शुक्ला का नाम 49 बार लिया है और अब लेफ्टिनेंट जनरल एच.एस. पनाग का नाम लिया जा रहा है। इसके जवाब में मेजर गौरव आर्य कहते हैं कि मैं इन दोनों को 2 से 3 साल बर्दाश्त कर रहा हूं, मगर अब बर्दाश्त नहीं करूंगा। आगे ब्रिगेडियर थापर कहते हैं 5 साल की इसने नौकरी की है और ये तेवर। मैं आपको बता दूं, दरअसल ये जो शख्स है मेजर गौरव आर्य, ये शॉर्ट सर्विस कमीशन में था। ये भारतीय सेना में सिर्फ 5 साल था, ठीक है। और हमारे ब्रिगेडियर थापर जो हैं, उन्होंने 30 से 36 साल सेना को दिए हैं। इसके जवाब में किस तरह की बदतमीजी रिपब्लिक में काम करने वाला उनका यह कर्मचारी, जो अपने आप को मेजर गौरव आर्य बताता है, उसने की है। सैंडी थापर, जनरल पनाग और मन अमन सिंह चिन्ना, यह मत सोचो कि मैं जवाब नहीं दे सकता। रोना मत, अगर सार्वजनिक तौर पर तुम्हारी पिटाई होगी। जो करना है कर लो। आगे जिस भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया है, मैं उसे दोहरा भी नहीं सकता हूं। बात यहां नहीं रुकती दोस्तों। यह मेजर गौरव आर्य हमारे डेकोरेटेड आर्मी ऑफिसर ब्रिगेडियर थापर के लिए और क्या कहता है आपकी स्क्रीन पर। थापर, नाम भी देखिए किस तरह से कह रहा है। पहले सैंडी कहता है ये आदमी, फिर थापर कहता है। थापर, 30 सालों में तुम्हें कौन सा परमवीर चक्र मिल गया? इसके जवाब में ब्रिगेडियर थापर कहते हैं, सबसे पहले तो मेरा नाम ब्रिगेडियर थापर है। इससे पता चलता है कि तुमने आर्मी में 5 साल रहकर, सीमित तौर पर रहकर कितना कुछ सीखा है। मैंने 36 साल लगाए, तुमसे 7 गुना ज्यादा। मुझे मत सिखाओ। मेरे बेटे ने भी तुमसे ज्यादा सेना में वक्त बिताया है। रिपब्लिक टीवी, जो लगातार सिर्फ विपक्ष से सवाल पूछता है, जो मेरे जैसे पत्रकारों को टारगेट करता है, अब इनमें इतनी हिम्मत आ गई है दोस्तों कि ये हमारे सैन्य अफसरों को टारगेट कर रहे हैं। यानी कि कल्पना से भी विचित्र हो रहा है। और दूसरी तरफ सत्ता पक्ष से कोई सवाल नहीं कर रहा है। कोई ये सवाल नहीं पूछ रहा है कि आखिर फिंगर 4 में, जो कि भारतीय जमीन का हिस्सा है, फिंगर 8, जहां तक भारत मानता है LAC है, मगर चीन कहां तक आ गया है? फिंगर 4 तक आ गया है, 8 किलोमीटर अंदर। वहां वो अपने टेंट्स बंकर बना रहा है। कोई इस पर सवाल नहीं कर रहा है सरकार से। अब आपकी स्क्रीन पर ये हैं करगिल युद्ध के हीरो कर्नल सोनम वांगचुक। कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं वो जमीनी हकीकत बिल्कुल नहीं है। मीडिया जो आपको दिखा रहा है वो जमीनी हकीकत बिल्कुल नहीं है। खुद सुनिए कर्नल सोनम वांगचुक क्या कह रहे हैं। क्या आप इन्हें भी देशद्रोही बताएंगे? सुनिए। जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोला है कि वहाँ पर जो है चीनियों ने हमारी कोई ज़मीन नहीं ली है, ना कोई पोस्ट लिया है, तो ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि अचंभे की बात है, जहाँ पर ग्राउंड रियलिटी जो है कुछ और बोलता है। रिपोर्ट्स जो मीडिया की, बाकी जितने भी मतलब यहाँ के लोकल्स हैं उनका कहना, तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए उन दोनों के बीच में थोड़ा मतभेद दिख रहा है। जहाँ पे मीडिया को एक्सेस नहीं दिया जा रहा, या फिर मतलब किसी तरह का कोई आउटपुट या इनपुट नहीं मिल रहा है, कोई इस तरह का ज़रिया नहीं है, वहाँ पे मुझे यही लग रहा है कि एक तरह से ये सरकार नहीं चाहती कि जो सच्चाई है जो सामने आए। मेरा यही सोचना है, क्योंकि अगर हम मीडिया को मतलब वहाँ पे बेचते हैं तो नेचुरली फिर वो वाला गवर्नमेंट जो है ट्रांसपेरेंसी चाहता है, वो चाहते हैं कि पूरे नेशन को क्या हो रहा है वहाँ पे उसके बारे में पूरा पता चले। तो मे भी ये हो सकता है। दूसरा, सिक्योरिटी जो है इशू वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जहाँ पर लड़ाई होती है तो इस तरह के मतलब वहाँ कार्रवाइयाँ होती हैं, इस तरह का मतलब वो हमारे मतलब वो वहाँ प्लान्स होते हैं, और जिस तरह से हमारा मूवमेंट होता है तो वो सारा जो है
मेरे ख्याल से इनकेस मीडिया जब जाती है तो शायद वो डिसर्न नहीं कर पाते। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जाने माने डिप्लोमैट ब्रह्मचेलानी वो क्या कह रहे हैं। उनका एक आर्टिकल आया है और आपको इस बात पर गौर करना पड़ेगा। मगर यह समझने से पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी एक नहीं, दो नहीं, 5 बार चीन जा चुके थे। बात यहां नहीं रुकती। 2014 से लेकर अब तक वो चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से अब तक 18 बार मिल चुके हैं। उनका एक बयान भी था, आपको याद होगा। वो ये भी कह रहे थे कि मेरा और शी जिनपिंग साहब का एक बहुत ही आत्मीय रिश्ता है। अब क्या कह रहे हैं ब्रह्मचेलानी, आप ये देखिए। मोदी ने चीन की एक यात्रा के दौरान यह घोषणा कर डाली थी कि चीन के पर्यटकों को भारत पहुंचने पर इलेक्ट्रॉनिक पर्यटक वीजा मिलेगा और भारत को ऐसी कोई सुविधा हासिल नहीं है। चीन आशंका भरे देश की फहरिस्त में था, कंट्री ऑफ कंसर्न। मोदी ने चीन को इस लिस्ट से हटा दिया। क्यों हटा दिया? आखिर हम चीन पर इतना भरोसा क्यों कर रहे हैं? तीसरी बात जो यहां कहते हैं ब्रह्मचेलानी, इससे चीन के लिए भारत में अपना सामान डंप करना आसान हो गया। यानी कि वो अपना कोई भी कचरा भारत में डंप कर सकता है, डाल सकता है। मोदी के कार्यकाल में चीन का भारत के साथ व्यापार सरप्लस प्रतिवर्ष $60 अरब हो गया, जो भारत के सालाना रक्षा खर्च के बराबर है। आप देख रहे हैं कि चीन के लिए कितना कुछ हुआ है पिछले 6 सालों में। और ऐसे में क्या इस सरकार से सवाल ना किया जाए? ब्रह्मचेलानी आगे भी लिखते हैं, जिस पर आपको गौर करना पड़ेगा। वो क्या कहते हैं कि आपको याद होगा 73 दिनों तक डोकलाम में भारत और चीन के सैनिकों के बीच संघर्ष हुआ था। 73 दिनों के बाद भारत ने यह घोषणा की थी कि चीन जो है वो वापस हो गया है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ब्रह्मचेलानी ने क्या लिखा है। भारत ने डोकलाम पर एक जीत की घोषणा की थी, मगर अगले कुछ महीनों में चीन ने लगातार इस जगहों पर अपना सैनिक जमावड़ा बढ़ाया। यही नहीं, वहां पर स्थायी सैनिक ढांचे भी बनाए, जिसके जरिए अब डोकलाम पर उसका पूरा कब्जा हो गया है। भारत ने भूटान को यह भरोसा दिलाया था कि हम आपकी सुरक्षा का ख्याल रखेंगे, मगर भारत इसमें पूरी तरह से असफल साबित हुआ। कब असफल साबित हुआ? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में। यह कोई और नहीं, ब्रह्मचेलानी कह रहे हैं। आज ये तमाम मुद्दे आपके सामने हैं, तो क्या इस पर भी हम सवाल ना करें? और ऊपर से भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भगवान से भी ऊंचा मानते हैं। ये तमाम चीजें मेरी समझ के परे हैं। खैर, मेरी आप सबसे अपील कि इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, इसे लाइक करें, शेयर करें और टैलेंटेड इंडिया को सब्सक्राइब करें। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।